नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, हम लोगों ने बाइफरगेशन वाला जो सेक्शन था वो देख लिया था। किसका? प्रत्यक्ष मराठा शासन, अप्रत्यक्ष मराठा शासन, है ना। उसका एक समरी वाला वीडियो भी हम लोगों ने देखा, जिसमें हम लोगों ने पूरा सब सीक्वेंस से याद किया है डेट। ठीक है, आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रत्यक्ष मराठा शासन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अप्रत्यक्ष मराठा शासन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं भाई? अप्रत्यक्ष मराठा शासन आपका कलचुरी में ही हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो प्रत्यक्ष शासन में देखो, प्रत्यक्ष मराठा शासन में प्रत्यक्ष मराठा शासन स्टार्ट कैसे हुआ, इसकी पृष्ठभूमि को पहले समझेंगे। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि तैयार कैसे हुई ये समझना एक बार। देखो, जब प्रत्यक्ष मराठा शासन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे एक घटना होती है। कौन सी घटना? रघुजी द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, रघुजी द्वितीय की यहाँ पे मृत्यु हो जाएगी। उसका डेट क्या देखने को मिलेगा आपको? 1755 के आसपास। ठीक है, 1755 में रघुजी द्वितीय की मृत्यु हुई। ठीक, अब इसके मृत्यु के बाद इसके जो पुत्र थे, 4 इसका पुत्र होगा, मतलब फिर सत्ता के लिए संघर्ष चलेगा आपस में। तो जब इसके रघुजी द्वितीय की मृत्यु हुई तो सब जो आपस लोग थे, जो भाई लोग थे, वो आपस में क्या करने लगे? युद्ध करने लगे। किसके लिए? उत्तराधिकार के लिए। ठीक है, तो यहां से इन लोग का संघर्ष चालू होता है आपस में ही। ठीक, तो पहले ये 4 क्षेत्र को हम लोग समझेंगे। ठीक, 4 से क्षेत्र को समझने के बाद इससे होगा क्या? जो आप एक बिंबाजी भोसले के बारे में पढ़ोगे, वो छत्तीसगढ़ कैसे आया भाई। यहाँ पे प्रत्यक्ष मराठा शासन में आप बिंबाजी भोसले को ही पढ़ोगे, तो बिंबाजी भोसले आया कैसे, उसका पृष्ठभूमि तैयार कैसे हुआ, वो आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो ये देखो, और हमारा जो छत्तीसगढ़ था वो नागपुर के अधीन आकर के, नागपुर के अधीन रतनपुर रहता था। ठीक, तो रतनपुर जो है छत्तीसगढ़ में है, लेकिन वो किसके अंतर्गत आता था? नागपुर शासन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? नागपुर शासन के अंतर्गत। तो इसी सेगमेंट को हम लोग समझेंगे कि ये नागपुर से कनेक्ट होके रतनपुर कैसे आएगा। कौन? बिंबाजी भोसले। ठीक है, तो कब की डेट की बात है? 1755 में उत्तराधिकार का संघर्ष चालू हुआ। ठीक है, अब देखना, संघर्ष जब चालू होगा तो यहाँ पे रघुजी भोसले का जो 4 सेगमेंट है, मतलब 4 राज्य क्षेत्र है, उसको देखेंगे। किसका? रघुजी भोसले का। ये समझना जरूरी है आगे की क्लास के लिए। फिर ये क्या हो जाएगा? आपका एक बेस बनेगा कि यहाँ पे बिंबाजी भोसले शासन करने आता कैसे है। ठीक है, उसके बाद उसका जो प्रशासनिक कार्य है वो तो हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, बहुत सिंपल सा छोटा सा चीज है ना। लेकिन इसको समझो, ये ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले देखो, रघुजी भोसले का जो 4 क्षेत्र रहेगा, ठीक है, एक नागपुर क्षेत्र, ठीक है, याद रखना, एक नागपुर क्षेत्र, एक बरार क्षेत्र। ठीक, एक नागपुर क्षेत्र रहेगा, एक बरार क्षेत्र रहेगा, 2 और क्षेत्र, एक तो चांदा का क्षेत्र रहेगा, और वहीं से हमारा क्या होगा? ब्रांच चालू होगा। ठीक है, कौन सा? चांदा का क्षेत्र, और लास्ट हमारा छत्तीसगढ़ वाला, चांदा का क्षेत्र और छत्तीसगढ़। अब यहाँ पे शासन भी अलग अलग लोग करेंगे। ठीक है, 4 अलग अलग लोग इस क्षेत्र में शासन करेंगे। एक पहला जानोजी, साबाजी और मुधोजी। जानोजी, साबाजी, मुधोजी, फिर वो क्या आएगा? हमारा बिंबाजी आएगा। ठीक, तो ये देखो, जानोजी, साबाजी और मुधोजी। ठीक है, पहले ये 3 क्षेत्र को याद करो, नागपुर का। ठीक है, अब जो हमारा छत्तीसगढ़ है, यहां से आता है बिंबाजी भोसले।
ठीक है, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इन सब से हमारा मतलब नहीं है, लेकिन जब बिंबाजी के बारे में पढ़ोगे इसके बाद जो और शासक आएंगे वो कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड होंगे, इन चारों से। ठीक है, पढ़ना हम लोग को सिर्फ यही है, लेकिन जब आगे इसके बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ के अंतर्गत जो शासक आएंगे, जैसे व्यंको जी के बारे में पढ़ोगे, है ना, तो उन सब से ये सब क्या रहेंगे, कनेक्ट होंगे। तो पहले 4 क्षेत्र समझो, एक नागपुर का क्षेत्र, दूसरा बरार का क्षेत्र, तीसरा चांदा का क्षेत्र और चौथा हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, ये 4 क्षेत्र आए। अब यहाँ पे जो शासन करने वाले जो शासक रहेंगे, एक जानो जी, एक साबा जी, एक मुधो जी, और हमारे छत्तीसगढ़ में कौन आएगा, बिंबा जी। बात समझ में आया? ये 4 ब्रांचेस इसके। ठीक है, समझ में आया क्या? अब देखो बिंबाजी भोसले के अंतर्गत देखना, बिंबाजी भोसले के अंतर्गत क्या देखोगे, ये बिंबाजी के कोई शासक नहीं होंगे, मतलब इसके उत्तराधिकार के लिए इसके पास पुत्र नहीं होगा जी। ठीक है, उत्तराधिकार के लिए पुत्र नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, इसका जो भाई है उसके भाई के बड़े बेटे को क्या करेगा, अपना उत्तराधिकार चुनेगा। क्या बोल रहा हूं, हायरार्की समझो। अब उससे कोई मतलब नहीं है ना। अब देखो 2 ही शासक हम लोग को जानना है, एक मुधो जी के बारे में, मुधो जी, है ना, और एक कौन सा हमारा, बिंबाजी, छत्तीसगढ़ वाला। ठीक है, किसके बारे में, मुधो जी और बिंबाजी के बारे में। मुधो जी के बारे में देखोगे तो इसके 3 बेटे होते हैं। ठीक है, मुधो जी के ही 3 बेटे होंगे। मुधो जी के कितने बेटे, 3 बेटे। देखना अब इसको कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे। मुधो जी के 3 बेटे, एक रघु जी द्वितीय, एक चिमणा जी, एक व्यंको जी। ठीक है, कौन, मुधो जी के 3 बेटे रहेंगे, एक रघु जी, ठीक है, रघु जी, फिर दूसरा जो शासक आएगा चिमणा जी, और कौन आएगा, व्यंको जी, चिमणा जी और व्यंको जी, चिमणा जी और व्यंको जी। ठीक है, रघु जी, चिमणा जी, रघु जी द्वितीय याद रखना, फिर लास्ट में एक शासक आएगा रघु जी तृतीय, जिसमें सत्ता को हम लोग क्या करेंगे, हस्तांतरित कर देंगे। ठीक है, तो मुधो जी के 3 ब्रांच, एक रघु जी द्वितीय, चिमणा जी और व्यंको जी। ठीक है, क्या बोला मैं, यहाँ बिंबाजी के कोई पुत्र नहीं होंगे, तो ये क्या करेगा, अपने ही भाई के बेटे को उत्तराधिकार के रूप में चुनेगा। ठीक है, अपने ही भाई के बेटे को उत्तराधिकार के रूप में चुनेगा, लेकिन वो क्या रहेगा, एक प्रकार से उसकी रहस्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो जाएगी। किसकी, चिमणा जी भोसले की। अब इसको समझाने के लिए मैं ऐसे बताता हूं। देखो एक राजा है, उस राजा का नाम मान लो क्या है, बिंबाजी है, XYZ नाम का कोई राजा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्षेत्र है छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ पे शासन करना है। ठीक, क्लियर है, समझ में आया? अब इसके कोई पुत्र नहीं है, तो ये क्षेत्र लगभग खाली हो जाएगा, मतलब इसके मरने के बाद ये वाला क्षेत्र तो किसी को मिलेगा नहीं। तो इसको हथियाने की कोशिश किसके द्वारा किया जाएगा, मुधो जी के जो 3 बेटे हैं, रघु जी द्वितीय, चिमणा जी और व्यंको जी। भाई यहाँ पे कोई उत्तराधिकार है नहीं, तो क्या करेंगे, तीनों में से ही कोई एक बनेंगे। अब बिंबाजी क्या बोलता है, बिंबाजी पसंद किसको करता है, चिमणा जी को, तो इसके बाद ये शासक किसको बनाएगा, चिमणा जी को। लेकिन अब इसके 2 भाई और भी हैं। ठीक है, और उस टाइम के भाई लोग को तो जानते हो, आज के भाई के जैसे है नहीं, है ना, अपवाद 5 पांडव, राम लक्ष्मण, ये सब अपवाद हैं भाई, है ना। तो देखो रघु जी द्वितीय क्या करेगा, ईर्ष्या से इसकी रहस्यपूर्ण तरीके से हत्या करवा देगा, किसका, चिमणा जी का। ठीक है, बिंबाजी शासन किसको देगा, चिमणा जी को देगा, लेकिन इसको उत्तराधिकार मिल गया तो जलन किसको होगा, रघु जी द्वितीय को। संभवतः यह माना जाता है, लेकिन क्लियर स्पष्ट नहीं बताया गया है किसी भी इतिहासकार ने कि रघु जी द्वितीय के द्वारा ही उसको मारा गया है या कुछ और तरीके से मारा गया है। बस ये कहा गया है कि रघु जी द्वितीय हो सकता है, संभवतः हो सकता है कि उत्तराधिकार के पर्पज से क्या किया होगा, इसको मारा होगा। बात यहां तक समझ में आई क्या, चिमणा जी भोसले का, है ना। अब चिमणा जी भोसले मर गया,
फिर भी शासन का अधिकार इसको नहीं देंगे, किसको दे देंगे, इसके बाद इसको ट्रांसफर किया जाएगा, इसको ट्रांसफर किया जाएगा मतलब व्यंकोजी। और ये व्यंकोजी के बारे में ही हम लोग जब देखे थे तो क्या करता है, ये सूबा शासन को चालू करता है। क्या करेगा, सूबा शासन। ये बेचारा आया था कहां पे, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में ही इसको रहस्यपूर्ण तरीके से मरवा दिए थे। तो ये बेचारा छत्तीसगढ़ आने के लिए डर गया। कौन, व्यंकोजी छत्तीसगढ़ आने के लिए डर गया। इसीलिए आप क्या समझते हो इसको, ये प्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ ना आकर के नागपुर में ही बसता है, नागपुर में ही रहता है, और वहां से किसको कंट्रोल करता है, सूबा शासन व्यवस्था को। उसका रायपुर नहीं आने का कारण क्या है, इसकी रहस्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, हर कोई इस चीज को नहीं समझ पाता, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप समझोगे फिर ये आगे वाला सेक्शन आपको पूरी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बेटे और रहेंगे, किसके, रघुजी द्वितीय, चिमड़ाजी, व्यंकोजी। अब ये व्यंकोजी क्या हो जाएगा, व्यंकोजी मर जाएगा, फिर सत्ता किसी ना किसी के पास तो जाएगा। तो रघुजी द्वितीय जो देख रहे हो ना, रघुजी द्वितीय का एक बेटा होता है, कौन, रघुजी द्वितीय का एक बेटा होता है परसोजी। कौन, परसोजी। रघुजी का एक बेटा होता है परसोजी। ठीक है, ये परसोजी अप्पा जो है वो अयोग्य होता है, मतलब इसमें उतना बुद्धि डेवलप हुआ नहीं रहता है, थोड़ा पागल टाइप का रहता है। तो इसके संरक्षण के लिए व्यंकोजी के जो बेटे हैं अप्पा साहब, उसको क्या करता है, संरक्षण प्रदान कर देता है। ये हायरार्की थोड़ा समझो, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मुधोजी एक नाम का व्यक्ति था, एक बिंबाजी था। बिंबाजी का क्षेत्र क्या था, छत्तीसगढ़, वहां पे कोई उत्तराधिकार नहीं था, तो ये इसके किसी बेटे को बनाएगा। तो सबसे ज्यादा पसंद किसको करता था, ये चिमड़ा जी को। तो चिमड़ा जी को गोद लेगा और क्या करेगा, शासन के लिए क्या करेगा, बिंबाजी उसको बिठाएगा शासन में। एक चीज समझ में आया। लेकिन सत्ता की चाहत के लिए रघुजी द्वितीय क्या करेगा, इसको रहस्यपूर्ण तरीके से मरवा देगा। कहां पे आएगा, तो ये छत्तीसगढ़ आएगा। तो व्यंकोजी क्या सोचता है, मैं छत्तीसगढ़ नहीं जाऊंगा, नागपुर में ही रह करके ये छत्तीसगढ़ का शासन संभालूंगा। ठीक है, जब व्यंकोजी की मृत्यु हो जाएगी तब शासन जो है रघुजी द्वितीय के हाथ में जाएगा। और वो क्या करता है, रघुजी द्वितीय खुद शासन ना करके उसका जो बेटा रहेगा परसो अप्पा, उसको क्या करेगा, छत्तीसगढ़ का शासन दे देगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का शासन दे देगा। ठीक है, लेकिन ये रहता है अयोग्य। तो ये क्या करता है, रघुजी द्वितीय हेल्प के लिए अप्पा साहब को भेजता है। एक बार इसको फिर से समझो, थोड़ा ज्यादा कंजस्टेड हो जा रहा था, है ना। एक क्या, मुधोजी, समझे, एक शासक। एक क्या था, बिंबाजी। इसका शासन क्षेत्र कहां था, छत्तीसगढ़। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके पास उत्तराधिकार के लिए कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, उत्तराधिकार के लिए कोई पुत्र नहीं होगा, तो ये किसी ना किसी को तो गद्दी पे बैठाएगा। तो मुधो जी के होते हैं 3 बेटे, मुधो जी के 3 बेटे होते हैं। ठीक, 3 बेटे कौन से, एक रघुजी द्वितीय, एक चिमड़ा जी, एक कौन होगा, व्यंकोजी। ठीक है, शासन इसको मिलना चाहिए, लेकिन शासन मिल किसको जाता है, बिंबाजी किसको शासन दे देता है, चिमड़ा जी को दे देता है। फिर इसकी रहस्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो जाएगी, किसकी, इसकी रहस्यपूर्ण मृत्यु। संभवतः ये मृत्यु करवाता कौन है, रघुजी द्वितीय, किसके लिए, शासन के लिए। इसके बाद शासन कौन करेगा, व्यंकोजी। छत्तीसगढ़ में इसकी रहस्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई थी, तो ये छत्तीसगढ़ नहीं आएगा, कहां रहेगा, नागपुर में ही, और वहां से एक व्यवस्था लगवाएगा, कौन सा, सूबा व्यवस्था। ठीक है, समझ में आया। अब देखो व्यंकोजी मर गया, तो सत्ता अब किसके पास आएगा, रघुजी द्वितीय के पास। लेकिन ये खुद शासन न करके इसका जो पुत्र रहता है, पुत्र कौन है, परसोजी अप्पा, उसको गद्दी पे बैठाता है। किसको, परसो अप्पा को गद्दी पे बैठाएगा। लेकिन गद्दी पे बैठा तो देगा, और ये कौन सा शासक रहेगा, अयोग्य शासक रहेगा, अयोग्य शासक रहेगा।
ठीक है, मतलब उसकी बुद्धि उतना डेवलप हो ही नहीं रहती कि वो किसी राज्य को संभाल पाए। तो वेंको जी का जो पुत्र होता है, वेंको जी का जो पुत्र रहेगा अप्पा साहब, अप्पा साहब इसको संरक्षण के लिए भेजेगा, इसको संरक्षण के लिए भेजेगा किसको? परसो अप्पा को। ठीक है, परसो अप्पा को। लेकिन अप्पा साहब अब लालच में आ जाएगा। ठीक है, परसो अप्पा को क्या करेगा, ये अयोग्य होता है तो ये क्या सोचेगा, अब ये तो शासन करने के लिए जान नहीं रहा है, गधा है ना। तो जब इसकी मृत्यु हो जाएगी, किसकी मृत्यु हो जाएगी? रघुजी द्वितीय की मृत्यु हो जाएगी, तो ये परसो अप्पा को हटाने, रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। कौन? अप्पा साहब। सीक्वेंस समझो, जब रघुजी द्वितीय की मृत्यु हुई, ठीक है, रघुजी द्वितीय की मृत्यु हुई, तब इसको किसी का संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या सोचेगा अप्पा साहब, इसको हटाना पड़ेगा यहां से। ठीक है, तो ये हटाने के लिए क्या करता है, अंग्रेजों से सहायक संधि कर लेता है, अंग्रेजों से संधि कर लेगा। ठीक है, अंग्रेजों से संधि कर लेगा, और जब संधि करेगा तो इसको लगता है कि इसके साथ ज्यादा शोषण हो रहा है, तो 1818 में एक युद्ध होगा, सीताबर्डी का युद्ध, सीताबर्डी का युद्ध। उस सीताबर्डी के युद्ध में ये हार जाएगा अप्पा साहब, और यहाँ पे मराठों का लगभग जो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई कहानी? ये कहानी समझोगे नहीं तो आगे ये सारा चीज जानोगे नहीं। ठीक है, तो पहले इसको देखना, स्किप मत करना, वीडियो को फॉरवर्ड मत करना, कुछ समझ में नहीं आएगा भाई, सीधा डायरेक्ट देखोगे तो। ठीक है, अब चलते हैं किसको, प्रत्यक्ष मराठा शासन में बिंबाजी को समझेंगे। ठीक है, और बिंबाजी भोसले कहां पे शासन करेगा? छत्तीसगढ़ में शासन करेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में शासन करेगा। ठीक, अब देखो इसको समझते हैं एक एक करके। ठीक है, किसके बारे में? बिंबाजी भोसले के बारे में। देखो सबसे पहले तो शासक कौन रहेगा? शासक बिंबाजी भोसले, बिंबाजी भोसले। ठीक है, बिंबाजी भोसले, कल इसको कुछ बताया था क्या मैं? याद करो, 1757-58 से क्या करेगा, 88 जाना चाहिए, लेकिन उससे एक कम करना है बोला था, तो 1787, 58, 68, 88, 30 साल के आसपास होना चाहिए, लेकिन उससे एक कम करना है आपको, तो 1758 से 1787, तो ये इसका शासन काल रहता है। किसका? शासक बिंबाजी भोसले का ये क्या रहेगा, शासन काल। क्लियर है? समझ में आया क्या? बिंबाजी भोसले का शासन काल कब से कब तक? 58 से 87 तक। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया? ये पहला ही शासक है, तो पहला ही शासक है मतलब प्रथम मराठा शासक, प्रथम मराठा शासक। 2 से 3 बार ये एग्जाम में पूछ चुका है, चाहे CGPSC हो या CG व्यापम हो। ठीक, क्या पूछता है क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ में प्रथम छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक जो प्रत्यक्ष रूप से शासन किए हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से शासन करने वाला पहला शासक कौन हो जाएगा? बिंबाजी भोसले हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? प्रथम मराठा शासक। अब चलो इसकी क्या देख लेते हैं जी, शासन क्षेत्र देख लेते हैं कहाँ कहाँ रहेगा। तो शासन क्षेत्र के बारे में क्या समझ में आता है कि ये छत्तीसगढ़ में, पहले इसका शासन क्षेत्र देख लेते हैं, तो ये छत्तीसगढ़ में शासन तो करेगा ही करेगा, प्लस इसके और संबलपुर क्षेत्र के 18 क्षेत्रों के आसपास भी ये क्या करेगा, शासन करेगा। संबलपुर के 18 जो क्षेत्र हैं, ठीक है, 18 जो गढ़ हैं वहां पे भी शामिल होगा। ठीक है, किसके? संबलपुर के 18 गढ़, संबलपुर और पटना के 18 गढ़ों को भी इसके साम्राज्य में शामिल किया जाता है। 3-4 फैक्ट इसी में समझ में आ गया आपको। पहला उसका शासक कौन था? बिंबाजी भोसले, जो प्रथम मराठा शासक था। उसका शासन काल क्या था? 1758 से 87। शासन क्षेत्र कहाँ कहाँ रहेगा? तो छत्तीसगढ़ सहित जो 18 जो क्षेत्र है संबलपुर और पटना के,
ठीक है, 18 क्षेत्र मतलब 18 गढ़ों के आसपास संबलपुर और पटना के क्या करेगा, ये शासन करेगा और पूरे छत्तीसगढ़ में शासन करेगा। ठीक है, उसका शासन क्षेत्र हम लोगों ने देखा। ठीक, और क्या बताया था मैं, ये आकर के शासन कहाँ करेगा, मतलब उसकी राजधानी क्या होगी, तो राजधानी क्या हो जाएगी, इसकी राजधानी हो जाएगी रतनपुर। राजधानी क्या होगी, रतनपुर। ठीक है, रतनपुर ही आ रहा था ये शासन करने, तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, रतनपुर। 3-4 फैक्ट आपको याद हो गया, यहाँ पे समझ लेना इसको। अब देखो, राजधानी तो हम लोगों ने देख लिया। अब ये क्या करेगा, स्थापत्य करेगा और प्रशासनिक सुधार करेगा। स्थापत्य क्या करेगा, ये स्थापित करेगा और प्रशासनिक सुधार। इसको याद कैसे करना, स्थापत्य में देखना हमेशा, स्थापत्य तो 6 चीज का ये क्या करेगा, निर्माण करेगा। ठीक है, कितने चीज का निर्माण करेगा, 6 चीज का निर्माण करेगा स्थापना में। और प्रशासनिक सुधार में भी 6 चीज देखना। प्रशासनिक सुधार क्या करेगा, प्रशासनिक सुधार तो 2 चीज याद रखना, एक स्थापना मतलब क्या क्या निर्माण करेगा, तो 6 चीजों का ये निर्माण करवाता है। प्रशासनिक सुधार में भी 6 चीज का ये क्या करेगा, प्रशासनिक सुधार करेगा। ठीक है, तो ये याद रखने के लिए है, 6 चीज है ना। पूछता है भाई अल्टरनेट, हर क्वेश्चन में ये पूछा गया, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या क्या स्थापना किया है या उसका प्रशासनिक सुधार क्या क्या है। ठीक है, तो देखना, स्थापना में क्या करेगा, 6 मंदिर टाइप का निर्माण करेगा, याद रख सकते हो। प्रशासनिक सुधार में क्या करेगा, उसके राज्य व्यवस्था में जो सुधार करना है, या किसी को कोई हेल्प किया तो उसके बदले में उसको किसी क्षेत्र की जमींदारी देना है ना, या किसी क्षेत्र में उसको शासन करने के लिए देना है, तो ये क्या हो जाएगा, उसका प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार में और क्या होगा, जैसे वहां न्यायालय खोला जाएगा या न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी। इसको याद करेंगे, अभी फिलहाल समझो कि क्या है ये प्रशासनिक सुधार और क्या है स्थापत्य। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक कंट्रोल बॉडी टाइप का एक क्या होगा, न्यायालय होगा, जो लोगों की गुहार सुनेगा। कहाँ पे, रतनपुर। भाई उसका राजधानी कहाँ है, रतनपुर है ना, तो रतनपुर में क्या करेगा, एक न्यायालय की स्थापना करेगा। और वहां से जो पूरा प्रशासन है, उस प्रशासन को कंट्रोल करने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, इसके प्रशासनिक सुधार में भीमबाजी भोसले के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो 6 स्थापना और 6 प्रशासनिक सुधार को हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं। तो सबसे पहले देखो स्थापना में, ठीक है, या स्थापना या निर्माण में देखो क्या क्या निर्माण करवाता है। ठीक है, तो निर्माण में देखना क्या क्या ये कराएगा। तो सबसे पहले देखो, राम टेकरी मंदिर है ना, मतलब पहले रतनपुर में 3 चीजें कराएगा, राम टेकरी मंदिर, संगमेश्वर मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर। ठीक है, मतलब इसका समझो, एक आप क्या करोगे, पहले ये याद रखना कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई रहते हैं ना, उन सब के मंदिर का क्या कराएगा, निर्माण करवाएगा। ठीक है, आध्यात्मिक आदमी रहेगा बेचारा, तो ये क्या करेगा, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न इन सब का मंदिर का निर्माण कराएगा। कहां पे, रतनपुर में। कहां पे, रतनपुर में। तो 3 चीजें तो आपको यहीं से याद हो जाएगी। देखो, राम से क्या याद रखना, राम टेकरी मंदिर, ठीक, पहला चीज राम टेकरी मंदिर याद रखना। दूसरा क्या याद रखना, संगमेश्वर मंदिर, ठीक, और तीसरा क्या याद रखना, खंडोबा मंदिर। याद हुआ क्या, रतनपुर में 3 मंदिर का निर्माण कराएगा, राम टेकरी मंदिर, संगमेश्वर मंदिर और खंडोबा मंदिर। ठीक है, याद हुआ क्या। और संगमेश्वर मंदिर याद रखना, ये कौन सा मंदिर था, शिव मंदिर था। ठीक है, संगमेश्वर शिव मंदिर करके याद रखना, संगमेश्वर शिव मंदिर। 3 चीजें याद हुई क्या, पहले रतनपुर में 3 चीजों का निर्माण कराएगा, ये राम टेकरी मंदिर, संगमेश्वर मंदिर और खंडोबा मंदिर। ठीक है, खंडोबा मंदिर। ठीक, अब देखना यहां पे एक मंदिर और भी निर्माण करवाएगा रतनपुर में, उसको अलग से याद रखना, लक्ष्मी नारायण मंदिर। ठीक है,
लक्ष्मी नारायण मंदिर। याद कैसे करोगे, देखो राम शत्रुघ्न करके याद कर सकते हो, तो राम से राम टेकरी मंदिर, संग शत्रुघ्न से संगमेश्वर शिव मंदिर, खांडोबा मंदिर, और राम भगवान को और भी क्या बोला जाता है, नारायण बोला जाता है, नारायण जी के अवतार थे। तो रतनपुर में 4 मंदिरों का निर्माण करवाएगा, ठीक है। रतनपुर में कितना मंदिर, 4 मंदिर। एक राम टेकरी मंदिर, राम से राम टेकरी मंदिर याद रखना, उनको और किसी दूसरे नाम से जाना जाता है क्या, तो नारायण भगवान के नाम से भी जाना जाता है, तो लक्ष्मी नारायण मंदिर। उसके भाई का, उनके भाई का नाम क्या था, शत्रुघ्न था, शत्रुघ्न से क्या याद रखना, संगमेश्वर शिव मंदिर और खांडोबा मंदिर। ये 4 चीजें याद हुआ क्या रतनपुर से, ठीक है, 4 चीजें हुआ। अब ये सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही निर्माण नहीं करेगा, देखो ये सब हिंदू धर्म से रिलेटेड है, ठीक है, ठीक है, हिंदू धर्म से रिलेटेड है। तो ये 5वां चीज क्या स्थापना करेगा, अब हिंदू के लिए काम तो हो गया, अब क्या करेगा, मुस्लिमों के लिए या जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लिए क्या करवाएगा, मस्जिद का निर्माण करवाता है, ठीक है। कहां पे करवाएगा, रतनपुर में ही मस्जिद का निर्माण करवाएगा, किसके लिए, मुस्लिमों के लिए। क्या करेगा, मस्जिद का निर्माण करवाएगा, मस्जिद का निर्माण। क्लियर, समझ में आया क्या। ये केवल हिंदू धर्म को ही नहीं प्रचार करेगा, क्या करेगा, ये मुस्लिम धर्मों के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी काम करता है, जिसमें मुस्लिमों के लिए क्या करेगा, ये मस्जिद का निर्माण करवाएगा। कहाँ पे करवाएगा, तो कहाँ पे करवाएगा, जहां पे ये सब किया गया है, मतलब रतनपुर में, ठीक है। कहाँ करवाएगा, रतनपुर में। 6वां चीज देखो, अमरकंटक में नर्मदा माई मंदिर और कुंड का निर्माण करवाएगा, ठीक है। ये सब तो हो गया। अब 6वां चीज देखना, क्या, अमरकंटक में कौन सा मंदिर, नर्मदा माई मंदिर, ठीक है, चलो बाहर जाओ। अमरकंटक में कौन सा, नर्मदा माई मंदिर, और किसका, और किसका, कुंड का, ठीक है, कुंड का निर्माण। क्लियर, समझ में आया। तो देखो निर्माण में 4 कार्य 5 कार्य रतनपुर से ही याद रखना। 4 कौन सा, हिंदू समाज के लिए मंदिर, एक कौन सा, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए मंदिर, और एक अमरकंटक में नर्मदा माई मंदिर, ठीक है। तो ये 6 स्थापना करवाता है जी बिंबाजी भोसले, ठीक है। बिंबाजी भोसले क्या कराएगा, 6 स्थापना करवाएगा। अब क्या देखेंगे, उसका प्रशासनिक सुधार देखेंगे। तो प्रशासनिक सुधार में भी हम लोग कितना चीज याद करेंगे, 6 चीजें याद करेंगे। प्रशासनिक सुधार में भी कितना चीज याद करना है आपने को, 6 चीजें याद करना है, ठीक है, 6 चीजें याद रखना है, ठीक। अब इसमें देखना, पहला र से ही आप याद करोगे, र मतलब रतनपुर से ही आप पूरा क्या करोगे, रिलेट करके याद करोगे, ठीक। पहला तो देखो, पहला क्या करेगा, रतनपुर में न्यायालय, भाई प्रशासनिक सुधार कर रहा है तो उसमें पहला एक न्यायालय भी होना चाहिए, तो रतनपुर में न्यायालय की स्थापना करेगा, की स्थापना। क्लियर, ये एक चीज समझ में आया क्या, प्रशासनिक सुधार कर रहा है मतलब क्या करेगा, एक न्यायालय की स्थापना करेगा, ठीक है। न्यायालय की स्थापना किया, फिर रतनपुर से और एक जगह कनेक्ट करता है, किसको, रायपुर को। रतनपुर से एक और जगह को कनेक्ट करता है, रायपुर को, मतलब उसका प्रशासनिक एकीकरण करवाएगा, ठीक है। दोनों का मर्जर करवाएगा, किसका, रतनपुर और रायपुर, रायपुर का प्रशासनिक एकीकरण। ठीक है, 2 कार्य समझ में आया।
रतनपुर में न्यायालय की स्थापना करेगा और रतनपुर और रायपुर का प्रशासनिक एकीकरण करवाएगा। ठीक है। तीसरा देखना, र से ही याद करना, र से मतलब क्या, राजनांदगांव एवं खुज्जी जमींदारी, खुज्जी जमींदारी का निर्माण करवाएगा, जमींदारी की व्यवस्था। ठीक है। राजनांदगांव एवं खुज्जी में जमींदारी की व्यवस्था क्या करवाता है, ये चालू करवाता है। ठीक है, मतलब 2 जमींदारी प्रारंभ करता है। ठीक। फिर देखना क्या करेगा, परगना जो पद्धति है उस परगना पद्धति का सूत्रधार कहलाता है ये, या उसको क्या करेगा, स्टार्ट करवाने के लिए क्या करेगा, चालू करेगा। लेकिन जन्मदाता किसको बोला जाता है, जब हम लोग सूबा शासन पढ़ेंगे विट्ठल राव दिनकर, वो क्या करेगा, उसको चालू करवाएगा। ये से केवल क्या कर रहा है, मतलब एक रोड मैप बना रहा है कि हाँ परगना पद्धति हम लोग ऐसे चालू करेंगे, ऐसे करेंगे। ये सिर्फ रूपरेखा तैयार करता है। रूपरेखा मतलब सूत्रधार। ठीक है, सूत्रधार। किसके सूत्रधार, परगना पद्धति की, परगना पद्धति का सूत्रधार, परगना पद्धति का सूत्रधार होगा। ठीक है। प्रशासनिक सुधार में देखो, रतनपुर में न्यायालय की स्थापना करेगा, र से। ठीक है। रतनपुर और रायपुर का प्रशासनिक एकीकरण करेगा। फिर र से क्या याद रखना, राजनांदगांव एक खुज्जी जमींदारी की व्यवस्था करवाएगा। 3 चीजें याद हुआ। फिर परगना पद्धति को क्या करेगा, उसका सूत्रधार करेगा, जबकि इसका जन्मदाता किसको कहा जाता है, परगना पद्धति का विट्ठल राव दिनकर को कहा जाता है। ठीक है। 4 चीजें समझ में आ गई। ठीक। अब एक सैन्य सहायता के बदले क्या करता है, उसको कुछ जमींदारी देता है। किसको, मोहम्मद खान तारान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले क्या करेगा, जो आपका बलौदा बाजार है, अभी के टाइम का बलौदा बाजार, वहां के क्षेत्र का 5 स्थान क्या देता है, उसको दान में देता है। किसको, मोहम्मद खान तारान को, सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले। ठीक है, 5 स्थान देता है। ठीक, क्या बोल रहा हूं मैं, 5वें में 5 स्थान वाला याद रखना, 5वें में 5 स्थान वाला किसको देगा, मोहम्मद खान तारान को, मोहम्मद खान तारान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले क्या देता है, 5 स्थान को देता है। ठीक है, 5 स्थान दान में देता है। क्लियर है? तो 5 चीजें समझ में आई क्या? 5 स्थान कौन कौन सा है उतना जरूरी नहीं है, याद करना होगा तो देख लेना। ठीक है, लिखवा दूं क्या? चलो 5 स्थान को नाम भी लिखवा देता हूं मैं। ठीक है, यहां पे नहीं आएगा स्पेस, तो और दूसरे जगह देख लेते हैं। 5वां में देखना 5 स्थान देगा। 5वें क्रम में क्या, 5 स्थान। अभी के टाइम पे क्या है, वो बलौदा बाजार है, वहां के 5 स्थान को देता है। ठीक है, 5 स्थान देखो। पहला अकलतरा के बारे में देखना, अकलतरा। ठीक है, दूसरा क्या देखोगे, लवन। ठीक है, अकलतरा, लवन। ठीक है, फिर तीसरा खरौद। चौथा याद रखना मदनपुर। 5वां याद रखना कीकरदा। ठीक है, तो ये 5 स्थान क्या करेगा, सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले किसको देगा, मोहम्मद खान तारान को। मोहम्मद खान तारान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले गिफ्ट में देगा। ठीक है, 5 चीजें हो गई क्या? अब 6वां चीज देखो, लास्ट में क्या याद रखना, ये क्या करेगा, एक भाषा का प्रयोग करेगा। कौन सी भाषा, मोड़ी लिपि का और उर्दू भाषा का। ठीक है, कौन सी लिपि और कौन सी भाषा का उपयोग करेगा, ये याद रखना। तो मराठी, भाई ये मराठा काल है तो मराठी भाषा का तो प्रयोग करेगा ही करेगा। साथ ही साथ कौन सी भाषा,
उर्दू भाषा का प्रयोग करेगा, किसमें, प्रशासन के क्षेत्र में, ठीक है। और लिपि कौन सी होगी, लिपि में मोड़ी लिपि, ठीक। कौन सी लिपि, मोड़ी लिपि, याद रखना, कौन सी लिपि, मोड़ी लिपि। मोड़ी लिपि, ठीक है। ये 6 चीजें क्या करोगे, इसका याद रखना। तो 6 चीजें हम लोगों ने इसका क्या देखा, स्थापत्य देखा। 6 चीजें क्या देखा हम लोगों ने, इसका प्रशासनिक एकीकरण या प्रशासनिक सुधार के संबंध में देखा, ठीक है। प्रशासनिक सुधार में 3 र से तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। 3 र मतलब पहले न्यायालय की स्थापना करेगा, फिर र से रायपुर और रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण करेगा, फिर र से राजनांदगांव और खुज्जी में 2 जमींदारी का क्या करेगा, व्यवस्था करवाएगा या प्रारंभ करेगा, 2 जमींदारी व्यवस्था। तो 3 चीजें ये समझ में आ गई। फिर चौथा चीज में हम लोग क्या देखे कि 5वां चीजें में 5 स्थान दान दे रहा था, ठीक है। चौथा चीज हम लोगों ने क्या देखा था, परगना पद्धति का इसको सूत्रधार कहा जाता था, ना कि परगना पद्धति को शुभारंभ किया था, ठीक है। परगना पद्धति का शुभारंभ किसने किया था, विठल राव दिनकर ने किया था। 5वें चीज में 5 स्थान याद रखना, 5वें चीज में 5 स्थान याद रखना, ठीक। इस 5 स्थान को मोहम्मद खान तारान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले दिया था, ठीक है। 6वां में क्या याद रखना, कौन सी भाषा और कौन सी लिपि का प्रयोग किया था। तो स्वयं मराठा शासक था, तो मराठा शासक था तो एक भाषा तो मराठी का तो यूज करेगा ही करेगा। फिर एक कौन सा, उर्दू भाषा का यूज करेगा, ठीक है। और लिपि में कौन सा, मोड़ी लिपि का यूज करेगा, ठीक। ये प्रशासनिक सुधार में हम लोगों ने देखा। और स्थापना में क्या किया था, रतनपुर में 5 चीज का निर्माण किया था, 4 मंदिर। 4 मंदिर कौन सा, राम मंदिर, संगमेश्वर मंदिर, खंडोबा मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर, ठीक है। तो ये 4 चीजें तो हम लोगों ने वहां पे समझा। 5वां चीज एक मस्जिद का निर्माण करवाया था रतनपुर में। और 6वां चीज क्या किया था, अमरकंटक में नर्मदा माई मंदिर और कुंड का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो आप कॉपी में क्या करना, ऐसे कॉलम बना लेना, ठीक, ऐसे बीच में कॉलम बना लेना, ठीक है। क्लियर। अब इसमें करोगे क्या, इसमें आपको करना है, एक तरफ लिखना प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, और एक तरफ क्या लिखना है आपको, स्थापत्य। और लाइन बाय लाइन 6 लाइन पूरा आपको यहां पे लिखना है, ठीक। ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आता है जी, ठीक है। मेंस में डायरेक्ट ऐसे लिखना आप। तो प्रशासनिक सुधार में 3 र वाला डायरेक्ट याद किए थे। 3 र वाला क्या था, देखो, रतनपुर में न्यायालय की स्थापना, ठीक है। फिर से याद करो, ये याद हो जाएगा, रतनपुर में न्यायालय की स्थापना, पहला चीज। दूसरा चीज फिर र से याद किए थे क्या, रतनपुर प्लस रायपुर, इन दोनों को क्या किया था, प्रशासनिक एकीकरण, प्रशासनिक एकीकरण करवाया था, ठीक है। क्या किया, प्रशासनिक एकीकरण। फिर तीसरे में ही क्या याद रखना, र से ही याद रखना बोला था, तो र से राजनांदगांव, राजनांदगांव और खुज्जी। यहां पे क्या करेगा, जमींदारी चालू करेगा, जमींदारी को प्रारंभ करवाएगा, ठीक है। जमींदारी प्रारंभ करवाएगा। 3 चीजें हो गई क्या। चौथा चीज देखो, परगना पद्धति का सूत्रधार होगा, परगना पद्धति का सूत्रधार, ठीक है। 5वां चीज, 5 में 5 स्थान दान देगा, 5 से 5 स्थान दान देगा। 5 स्थान लिख लेना, जो पूरा बताया था, अकलतरा, खरौद, लवन, माल खरौद, है ना।
मदनपुर, ये सब आप क्या करना, लिख लेना यहाँ पे पांचवा। छठवां में देखो ये लिपि और भाषा का प्रयोग कराएगा। तो भाषा में कौन सा भाषा, भाषा में कौन सा भाषा जी, याद करो, उर्दू, ठीक है, एक क्या था उर्दू और एक क्या था मराठी। और लिपि में क्या था, लिपि में मोड़ी लिपि, ठीक है, कौन सी लिपि, मोड़ी लिपि। ऐसे प्रशासनिक सुधार 6 लिखे ना, तो 6 पॉइंट यहाँ पे आप पहले तो 6 पॉइंट यहाँ पे स्थापना या मंदिर में पूरा बनाना। इसको 4 मंदिर निर्माण करेगा, तो कौन सा, भरत राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न करके याद रखना। राम से राम टेकरी मंदिर, ठीक है, शत्रुघ्न से संगमेश्वर मंदिर, खंडोबा मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, है ना। ये 3-4 चीजें नाम वहां पे याद रखना। पांचवा चीज वो क्या करेगा, मुस्लिमों के लिए भी करेगा, तो मुस्लिमों के लिए मस्जिद का निर्माण करवाएगा। और छठवां में क्या करेगा, नर्मदा माई मंदिर और कुंड का निर्माण करेगा। ठीक, तो प्रशासनिक सुधार एक तरफ लिखना, एक तरफ स्थापत्य लिखना। स्थापत्य को लिख लोगे, इसको नहीं लिखा रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे आप क्या करना, यहाँ पे लिख लेना जी। क्लियर, समझ में आया, आगे बढ़े, चलो ठीक। अब देखो इसका मृत्यु भी होगा, भाई कोई आया है तो अमर बन के थोड़ी जाएगा, इसका मृत्यु भी होगा। ये सब तो काम करवाया है ना, प्रशासनिक सुधार किया, ये सब मंदिर मस्जिद सब बनाया, उसके बाद ये क्या करेगा, अपने धाम चल देगा, मतलब इसकी मृत्यु होगी, ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो मृत्यु से लेकर के भी एक बार डेट से क्वेश्चन पूछा है, तो 7-7 से याद रखना। 7-7 से मतलब क्या, 7 दिसंबर 1787, ठीक है, 7 दिसंबर 1787, ठीक है। देखो 7-7 आ रहा है बहुत सारा, ठीक। तो 7 दिसंबर 1787 को क्या हो जाएगी, इसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक। मृत्यु होने के बाद इसकी जो 3 पत्नियां हैं, इसकी 3 पत्नियां, भाई उस जमाने में कोई एक शादी तो करता नहीं था, है ना, 3-3 4-4 करते थे। अभी तो लोग एक ही में परेशान हो जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो एक को क्या बोलते हैं, आनंदी बाई, एक को उमाबाई और एक को रमाबाई। क्या बोलते हैं, एक को आनंदी बाई, एक को रमाबाई, एक को उमाबाई, ठीक है। तो उमाबाई, रमाबाई और आनंदीबाई, ठीक है, आनंदीबाई। अब देखो इन सब का कार्य भी पूछा जाता है, ठीक है, उमाबाई, रमाबाई और आनंदीबाई, ठीक है। तो याद रखना, देखो कौन कौन क्या करेंगे, याद रखना। तो रमाबाई देखो अपने पति के वियोग में कहाँ चली जाती है, पति के वियोग में वन चली जाती है, कहाँ चली जाती है, वन चली जाती है, ठीक है। भाई उसको बहुत याद आता होगा तो वो चली गई बेचारी, है ना, मेरे को अब दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। उमाबाई क्या हो गई थी, सती हो गई थी, ठीक है, उस टाइम सती प्रथा चलता था, तो वहां पे क्या हो गई थी, उमाबाई सती हो गई थी, ठीक है। तो इसी के नाम से रतनपुर में देखना सती चौरा, है ना, का निर्माण करवाया गया है। आनंदीबाई को आनंद आता है किसमें, शासन व्यवस्था में रुचि रखती है ये, तो आनंदीबाई को आनंद आता है शासन व्यवस्था में। शासन व्यवस्था में आनंद आता है मतलब क्या करेगा, क्या करेगी ये, जब बिंबाजी भोसले की मृत्यु हो जाएगी तो शासन का सारा नियंत्रण जो है, शासन का सारा नियंत्रण इसी के हाथ में आ जाता है। और सूबेदार, जो सूबेदारों की नियुक्ति की जाएगी सूबा शासन में, विठल राव दिनकर, महिपत राव दिनकर, तो इनसे क्या करेगा, अब इनका संघर्ष चलना चालू हो जाएगा। किसका, जो सूबेदार है महिपत राव, उस महिपत राव के साथ सत्ता के लिए संघर्ष चालू हो जाएगा आनंदीबाई का, ठीक है। तो आनंदीबाई अब यहां पे हेड हो गई, समझ जाओ, आनंदीबाई, ठीक। आनंदीबाई अब क्या हो गई, यहाँ पे हेड हो गई, मतलब शासन का नियंत्रण जो है इसके हाथ में आ गया। नियंत्रण जैसे ही इसके हाथ में आया तो इसका एक जो सूबेदार है उससे खिटपिट चालू हो गया, तो सूबेदार के साथ क्या हुआ, इसका संघर्ष चालू हो जाता है जी, है ना। छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं, बच्चों की तरह लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो सूबेदार के साथ संघर्ष होता है, कौन सा सूबेदार, महिपत राव, महिपत राव के साथ सत्ता के लिए संघर्ष चालू हो जाता है,
ठीक है, समझ में आया। तो उमाबाई कहाँ के चली गई थी? उमाबाई के लिए सती चौरा का निर्माण करवाया गया था। रमाबाई का पति के वियोग में कहाँ चली गई थी? वन चली गई थी। और आनंदी बाई क्या करेगी? शासन का बागडोर अपने हाथ में लेगी। ठीक है, समझ में आया। तो अगला क्लास हम लोग किससे चालू करेंगे? इसी आनंदी बाई से चालू करेंगे। क्लास ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। तो आनंदी बाई क्या करेगी? उसके शासन काल में जैसे चिमड़ा जी भोसले, व्यंको जी भोसले, ये सब क्या आएंगे? उनके शासन काल में आएंगे। फिर वहां पे घटनाक्रम में क्या याद रखेंगे, जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे कि यहाँ पे रहस्यपूर्ण तरीके से चिमना जी भोसले की मृत्यु हो जाएगी और रघु जी द्वितीय उसके पीछे रहेगा। ये सब देखना भाई। आनंदी बाई और बिंबाजी का तो कोई पुत्र नहीं था, तो ये क्या करेंगे? एडॉप्ट करेंगे, है ना। मतलब उसका बिंबाजी भोसले का जो भाई है उसके बेटे से ये क्या करेंगे? पुत्र को शासन की सत्ता के लिए, बागडोर के लिए छत्तीसगढ़ लाएंगे। ठीक, छत्तीसगढ़ लाएंगे। कौन आएगा? चिमड़ा जी भोसले, उसको रहस्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो जाएगी। फिर व्यंको जी आएगा। ठीक है, तो ये आगे की कहानी हम लोग अगले की क्लास में देखेंगे। ठीक है, यहां तक पूरा टाइम फ्रेम आपको याद रखना है, समझना है। समझने वाली ज्यादा चीज है यहाँ पे। जब तक ये चीज को समझोगे नहीं, आगे इससे आपको बहुत प्रॉब्लम होती जाएगा। ठीक है, तो एक बार ये क्लास को स्किप मत करना, रिवाइंड करके भी देख सकते हो, देखना जरूर। ठीक है, आगे की क्लास हम लोग यहाँ से इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद।